हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। ये कहानी बरसों पुरानी है जो पंजाब के पहाड़ी इलाके से संबंध रखती है। खूबसूरत जगह जहाँ से कश्मीर की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी दूर से नज़र आती हैं। इन्हीं ऊंची नीची पहाड़ियों पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुल्तानपुर। पहाड़ी इलाकों में घर साथ साथ नहीं होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी फासले पर होते हैं। बड़ी मुश्किल से इस गांव में 40-50 घर थे। इस गांव में एक नाई भी रहता था। नाई का नाम रघु था। वो बहुत नेक और शरीफ इंसान था और भगवान पर भरोसा रखने वाला आदमी था। उसकी शरीफी के कारण लोग उसे बड़ा आदर और सम्मान देते थे। भगवान ने उसे 5 बच्चों से नवाजा था। उसकी बीवी भी बड़ी ही समझदार और सलीकेदार औरत थी। नाई की अभी जवानी भी पूरी तरह नहीं गुजरी कि उसे एक गहरा झटका लगा। उसकी ज़िंदगी का साथी उसका साथ छोड़ गया। सर्दियों के दिन थे। बेचारी को निमोनिया ने घेर लिया। गांव के वैद्य को दिखाया मगर कोई फ़ायदा न हुआ। किसी अस्पताल तक ले जाने की नौबत ही नहीं आई कि नाई की बीवी मर गई। नाई की तो दुनिया ही बदल गई। बच्चे ज़्यादा बड़े भी ना थे। 3 बेटे 2 बेटियों में बड़ी बेटी 12 साल की ही थी। नाई अब घर के काम भी करता और बाहर भी रोजी रोटी कमाने जाता। गांव के लोगों ने उसे सलाह दी कि वो दूसरी शादी कर ले मगर नाई ने साफ इनकार कर दिया। नाई बहुत ही हाथ पाँव मारता मगर इतना ही कमा पाता कि उसे 2 वक्त की रोटी मिल सके। गांव वालों ने कुछ तो मदद की मगर कब तक, आखिर खुद की मेहनत किए बगैर कुछ हासिल हो भी नहीं सकता। नाई ने सोचा कि इस गांव में तो थोड़े ही घर हैं, हर रोज़ कोई बाल भी कटवाने नहीं आता, इसलिए क्यों ना किसी दूसरे गांव में किस्मत आजमाई जाए। अब दूसरा गांव पहाड़ी के नीचे था जो नाई के गांव से 6 मील के फासले पर था। उस समय दूसरे गांव में जाने के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल होता था मगर तब तक उस गांव में किसी के पास बैलगाड़ी भी न थी। वैसे भी पहाड़ी इलाका था। नाई सुबह उठता, ज़रूरी काम करता, बच्चों को खाना बनाकर खिलाता खाता और बच्चों को घर में बंद रहने की हिदायत देकर आसपास के 2-4 घरों में भी कह देता कि बच्चों का थोड़ा ध्यान रखना। मुँह अंधेरे अपने सामान का थैला लेकर जंगल के बीच से अपने काम के लिए निकल पड़ता। पहाड़ियों से नीचे उतरने के बाद उसे एक छोटी कम बहाव वाली नदी को भी पार करना पड़ता और फिर 2 मील जंगल का रास्ता तय करने के बाद ही दूसरे गांव पहुंचता था। दूसरे गांव में जाकर काम करने से उसकी माली हालत में काफ़ी सुधार आ गया। बस मुश्किल था तो आना और जाना, मगर नाई अब इसका आदी हो चुका था। दूसरे गांव में काम करते नाई को अब 5 महीने गुजर चुके थे। एक दिन नाई दूसरे गांव से वापस अपने गांव आ रहा था। नदी पार करने के बाद नाई ने अपने गांव की राह पकड़ी तो उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी जिसे देखकर वह हैरान रह गया। पेड़ की डाली पर बैठी एक खूबसूरत नौजवान औरत नाई को बड़ी मोहब्बत से देख रही थी। नाई डर गया। वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा तो पीछे से बड़ी ही संजीदगी भरी आवाज़ आई, रघु रुक जाओ। नाई ना चाहते हुए भी रुक गया। औरत फुर्ती से कूद कर नीचे उतरी और नाई के पास पहुंची। नाई बोला, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? वह औरत बोली, मेरा नाम शिवाइन है, मैं फूल नगर में रहती हूँ। नाई अपने जहन पर जोर देकर सोचने लगा कि फूल नगर नाम का तो कोई गांव आसपास है ही नहीं। यहाँ के आसपास के गांवों को मैं अच्छी तरह भली भांति जानता हूँ। वह औरत मुस्कुराकर बोली, गाँव तो यही है, बस तुम्हें पता नहीं। नाई बोला, मैं क्या करूं? औरत बोली, रघु मैं तुम्हें हर रोज़ यहाँ से आते जाते देखती हूँ, आज बात करने को दिल चाहा तो चली आई। नाई बोला, घर में मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं, मुझे जल्दी जाना है, मेरे पास अब बात करने का समय नहीं है। नाई इतना कहकर आगे चलने लगा। वह घर गया और खाना बनाकर बच्चों को खिला पिलाकर सो गया। उसने इस औरत वाली घटना के बारे में ज़्यादा ना सोचा।
अगले 2-3 दिन तक नाई को वह औरत न मिली, क्योंकि दिन अब जल्दी जल्दी ढलने लगा था। नाई अब अपने साथ एक छोटी सी लालटेन रखने लग गया था। 5वें रोज़ फिर वह औरत नाई को उसी जगह पर मिली। आज नाई को वह औरत लालटेन की रोशनी में खौफनाक सी दिख रही थी। एक लम्हे को तो नाई डर गया और बोला, मेरा रास्ता छोड़ो। नाई बोला, क्या बात करनी है तुम्हें? इस समय घर से निकल आती हो, क्या तुम्हें घर वाले रोकते टोकते नहीं हैं? औरत बोली, मुझे कौन रोक टोक सकता है? नाई ने कहा, तो फिर तुम्हारे घर वाले लापरवाह हैं। औरत बोली, रघु, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें पिछले 2 महीने से यहाँ से गुजरते देख रही हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ से गुजरते देखा तो देखती ही रह गई थी। नाई ने कहा, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे पास इन बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। औरत बोली, रघु, तुम कुछ न कहो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? उसकी इस बात पर नाई हक्का बक्का रह गया। नाई बोला, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, विवाह की बात तो दूर की है। मेरे बच्चों का पेट मुश्किल से पाल पाता हूँ, शादी का बोझ उठाना अब मेरे बस में नहीं। औरत बोली, रघु, अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो तुम्हारे घर की हालत अच्छे से सुधर सकती है। नाई ने कहा, अरे वाह, तुम्हारे पास क्या अल्लादीन का चिराग है? औरत बोली, सोच लेना रघु, मैं तुम्हें यहीं मिलती रहूँगी। इतना कहकर औरत पेड़ों के झुंडों में गायब हो गई। नाई ने भी बड़बड़ाते हुए अपनी राह ली। पगला गई है। अगले रोज़ फिर वो औरत उसी जगह पर नाई से बोली, रघु, तुमने क्या सोचा? रघु बोला, तुम्हें मुझ में क्या नज़र आया? तुम्हें पता है मेरे 5 बच्चे हैं, तुम्हारे घर वाले राजी भी नहीं होंगे। औरत बोली, तुम सब छोड़ो, बस ये बताओ कि विवाह करोगे या नहीं? नाई ने जवाब दिया, नहीं। औरत ने कहा, सोच लो रघु, तुम्हारे पास अब भी समय है। इतना कहकर वह फिर वापस चली गई। अगले दिन नाई का काम में मन बिल्कुल न लगा। वह जिस गांव में काम करने जाता उस गांव में एक सबसे ज़्यादा उम्र का आदमी भी था। नाई अब उसके पास गया और ख़ुद के साथ हो रही वह सारी घटना कह सुनाई। वह बुज़ुर्ग बोला, रघु, मैंने भी फूल नगर के नाम का गांव आज तक नहीं सुना। तुम जल्दी जाओ, अगर आज वह तुम्हें मिले तो उसे बातों में उलझा कर रखना और उसकी आँखों को गौर से देखना कि वह अपनी पलकें झपकाती है या नहीं। एक बात और, तुम उसके पाँव भी देखना कि पंजे कौन सी तरफ हैं। कल आकर तुम मुझे ये सब बताना। इतना कहकर बुजुर्ग कुछ सोचने लगा। नाई ने अब अपने गांव की राह ली। नाई जब नदी पार करके उसी जगह पहुंचा तो वो औरत वहीं उस पेड़ पर बैठी नजर आई। नाई ने उसे ध्यान से देखा। वह पेड़ से नीचे उतरी और रघु के पास आ गई और बड़े प्यार से बोली, रघु, तुमने आज देर कर दी। नाई बोला, हाँ, आज काम ज़्यादा था। नाई उसकी आंखों को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और साथ साथ दहशत भी थी। नाई एक बार तो चकरा गया, फिर वह अपने आप को संभालते हुए उसके पैरों की ओर देखने लगा, मगर उसके लंबे लहंगे की वजह से पैरों को देख न पाया। फिर नाई को अचानक सूझा और वह बोला, अरे, मैं आज तुम्हारे लिए पायल लाया हूँ। इतना कहकर नाई अपने थैले को झूठे ही टटोलने लगा। औरत ने खुशी से अपने लहंगे को ऊपर किया और बोली, लाओ तो रघु, पहना दो मुझे पायल। नाई ने जब ये देखा तो डर से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह फिर जल्दी से बोला, अरे, लगता है दुकान पर भूल आया हूँ, कल लाऊंगा। औरत ने खुशी से कहा, ठीक है रघु, कल ज़रूर लेकर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इतना कहकर औरत पेड़ों के झुंडों में चली गई। नाई जल्दी जल्दी हाँफते हाँफते अपने घर पहुंचा। सब काम की चारपाई पर लेटा तो सारी रात नींद नहीं आई। अगले रोज़ नाई अपने काम से निपटा तो दूसरे गांव पहुंचा और उस बुज़ुर्ग को सारी घटना बताई। उस बुज़ुर्ग ने कहा, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। नाई बोला, क्या मतलब है? बुज़ुर्ग बोला, उसने तुम्हें अपने गांव का नाम फूल नगर बताया है। दरअसल उसने अपनी दुनिया का नाम तुम्हें बताया है। उनकी अपनी एक दुनिया होती है, कभी कभी वो गलती से हमारी दुनिया में आ जाते हैं। नाई बोला, जी आप मुझे साफ साफ बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुज़ुर्ग बोला, रघु, तुम जिसे औरत समझ रहे हो, दरअसल वो एक भूतनी है जो तुमसे सच्ची मोहब्बत कर बैठी है।
बुजुर्ग की बात सुनकर नाई के चेहरे का रंग उड़ने लगा। नाई बोला, तो अब मैं क्या करूं? बुजुर्ग बोला, वह तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर तुम उसका कहा नहीं मानोगे तो। नाई बोला, तो फिर मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, तुम उससे मीठी मीठी बातों में उलझा कर उसके बाल काट लेना और फिर वे तुम्हारे कब्जे में हो जाएगी, कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जा पाएगी। मगर याद रखना, कटे हुए बाल उसके हाथ नहीं लगने चाहिए। ऐसी जगह बालों को छिपा देना जहां उन्हें वह ढूंढ ना सके। नाई ने कहा, मैं उसे गुलाम नहीं बनाना चाहता, बल्कि अपनी जान छुड़ाना चाहता हूँ। बुजुर्ग बोला, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। तुम उससे मोहब्बत की बातें करो। जब वह तुम्हारे काबू में आ जाएगी तो अपने बारे में सब सच बता देगी। मेरी मानो तो उसे बस में करके देखो। इसके अलावा वे तुम्हें हर हाल में बर्बाद कर देगी अगर तुम उसके कहे अनुसार न चलोगे। नाई अब दिन भर सोचता रहा और जब सांझ ढली तो अपने गांव की तरफ चल पड़ा। आज वे औरत फिर उसे उसी जगह पर मिली। आज वो बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। नाई ने उसे ये जाहिर नहीं होने दिया कि वह उसका राज अब जान चुका है। नाई के मन में अब उसके बाल काटने की खुराफात चल रही थी। अरे तुम्हारी पायल, ये कहते हुए नाई अपने थैले को ज़मीन पर रखकर उसे टटोलने लगा। तभी वह औरत पायल को देखने की उत्सुकता से नीचे झुकी तो नाई ने अपने उस्तरे से उसके चेहरे के पास लटकते बालों की लटों को झट से काट लिया। औरत अब जोर जोर से रोने लगी और डरावने रूप में आ गई। नाई को बड़ा डर लगा था। औरत बोली, रघु, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी मोहब्बत का फ़ायदा उठाया है। मैं तो वैसे भी तुम्हारी ग़ुलाम थी, मगर ये तुमने मेरे बाल काट कर अच्छा नहीं किया। नाई बोला, अच्छा तो पहले तुम अपने उसी रूप में आओ और अपने बारे में सब बताओ। औरत अपने खूबसूरत रूप में आई और कहने लगी, मेरा नाम सवाइन है, हमारी बस्ती फूल नगर है। एक दिन मैं घूमती हुई इधर आ निकली। मैंने जब तुम्हें शाम को यहाँ से गुजरते देखा तो तुम पर फिदा हो गई। अब तो मैं तुम्हारी ग़ुलाम हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। नाई ने कहा, अब मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं, मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ, मगर मेरे बच्चों के सामने अपने असली रूप में कभी भी आने की ज़रूरत न करना। कभी मेरे बच्चे तुम्हारे उल्टे पाँव देख न पाएँ और गांव में भी तुम्हारे राज का पता न चल पाए, वरना तुम जानती हो कि तुम मेरे काबू में हो। औरत बोली, हाँ मैं जानती हूँ, अगर तुम मेरे बाल भी ना काटते तो भी मैं तुम्हारा हर कहना पूरा करती। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है, मैं तुम्हारे साथ चलने में खुश हूँ। नाई ने कहा, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, मेरे बारे में कोई गलत ख्याल भी मत लाना। औरत ने कहा, जो हुक्म रहू। नाई बोला, चलो मेरे साथ। वे नाई के साथ साथ चलने लगी। घर पहुँचे तो उसकी बेटी ने पूछा, बापू ये कौन है? नाई ने कहा, बेटा ये तुम्हारी नई माँ है। बच्चे घर में माँ को पाकर बड़े खुश हुए। नाई खाना बनाने लगा तो औरत बोली, आज से तुम खाना बनाने की झंझट से आज़ाद हो, घर के कामों की सारी जिम्मेदारी मेरी है। सच में नाई की दुनिया ही बदल गई। सब काम घर के अपने आप होने लगे। नाई ने अपने बच्चों को सख्ती से कहा कि माँ के बारे में बाहर किसी को ना बताना। बच्चे अब घर से बाहर खेलने जाते तो लोग ये देखकर अचंभे में पड़ जाते कि अब बच्चे नहाए धोए साफ़ सुथरे कपड़े पहनते रहने लगे हैं, घर भी हमेशा साफ़ सुथरा रहने लगा है। असल में वह औरत दूसरों को दिखाई न देती थी। कभी कभी औरत को नाई द्वारा बाल काटे गए बड़ा अफसोस होता, क्योंकि अब वह अपनों से नहीं मिल सकती थी, अपनी दुनिया में नहीं जा सकती थी। नाई ने वो बाल एक हंडिया में डालकर घर की एक दीवार पर दबा दिए थे। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होने लगे तो लोगों ने बच्चों से पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हें तैयार कौन करता है और कौन तुम्हारे घर का काम करता है। बच्चों ने कह दिया कि हमारी माँ हमें तैयार करती है। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि ये कैसे हो सकता है। इसके माँ को मरे हुए तो सालों बीत गए। फिर एक दिन सांझ को पड़ोस की एक औरत चुपके से नाई के घर में ताक झाँक करने लगी। बस औरत से उसी दिन भूल हो गई कि वो उस पड़ोसन को
الٹے پاؤں سبزی کاٹتے ہوئے نظر آ گئی۔ پڑوسن تو وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو اپنے گھر جا کر اپنے شوہر کو ساری بات بتائی۔ اس کا شوہر بولا کہ اب یہ بات دوبارہ اپنے منہ پر مت لانا، اگر یہ بات جھوٹی نکلی تو کوئی گاؤں میں ہماری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ پڑوسن بولی، میں بھگوان کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ پھر کئی دنوں تک پڑوسن اور اس کا پتی نائی کے گھر تاک جھاک کرنے لگے، تو ایک دن اس پڑوسن کے شوہر نے بھی اس عورت کو دیکھ لیا۔ پھر یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ سب نائی کے گھر کو بھوتنی کا گھر کہنے لگے۔ نائی کا گھر اب بھوتنی کے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اڑتے اڑتے یہ خبر نائی کے کانوں میں بھی پہنچی تو نائی بڑا گھبرایا اور گھر جا کر عورت سے بولا، میرے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میں نے تمہیں کہا تھا کسی کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر مت ہونے دینا۔ عورت بولی، میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، میں نے کئی سال تمہارے یہاں تمہارے گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کی ہے، اب تم مجھے آزاد کر دو۔ مگر نائی اب اس کا عادی ہو چکا تھا، ہر کام تیار ملے تو کون پاگل اسے آزاد کرے۔ نائی نے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں بعد نائی کا سب سے چھوٹا لڑکا اسی دیوار کے پاس جہاں نائی نے عورت کے بال ہنڈیا میں ڈال کر کے چھپائے تھے، کھیل کھیل میں وہاں سے مٹی کھودنے لگا۔ مٹی کھودتے کھودتے کافی دیر ہو گئی تو عورت اس لڑکے کے پاس اسے کچھ کھانے کے لیے دینے آئی۔ تبھی عورت کی نظر اس ہنڈیا پر پڑی۔ لڑکا بھی بولا، دیکھو ماں، اس ہنڈیے میں کیا ہے، میں کب سے اسے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عورت نے ہنڈیا کو باہر نکالا تو اپنے کٹے بال پائے تو فوراً اس نے انہیں چولہے میں ڈال کر جلا دیا۔ اب عورت نائی کی قید سے آزاد تھی۔ نائی اب شام کو گھر آیا تو عورت بولی، رگھو، مجھے اب یہاں سے جانا ہے، مجھے اپنوں کی یاد آ رہی ہے، اور تمہارے بچے بھی اب بڑے ہو گئے ہیں۔ یدی میں تمہاری غلام رہی اور اسی دوران تم اس دنیا سے چل بسے تو میں یہیں اسی گھر میں قید ہو کر رہ جاؤں گی۔ نائی بولا، ہرگز نہیں۔ عورت بولی، میں تو تمہارا من لے رہی تھی، میں تو آزاد ہوں، تم ان بالوں کی حفاظت نہ کر سکے، میں جانے سے پہلے تمہارے لیے اس ہانڈیا میں کچھ چھوڑ کر جا رہی ہوں، کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں، میں تمہیں اتنا کچھ دے جاؤں گی کہ تمہاری اگلی زندگی آرام سے کٹ جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ عورت غائب ہو گئی۔ نائی اسے آواز دیتا رہا۔ نائی اپنا سر پیٹ پیٹ کر رونے بھی لگا۔ نائی نے ہنڈیا کو تلاش کیا تو اس میں ڈھیر سارے سونے کے سکے نکلے۔ اسی گاؤں میں رہتے رہتے وہ اس کلنک کو دھو نہ سکا۔ لاکھ کوشش کی صفائی دینے کی، مگر لوگ اس کے گھر کو بھوتنی کا گھر ہی کہنے لگے۔ انت میں نائی نے شہر میں دوسرا گھر لے لیا اور بچوں کے ساتھ وہیں رہنے لگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔